नमस्कार दोस्तों। आज के इस डिजिटल इंडिया में चाहे छोटा से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो या छोटे से छोटा ग्राहक हो या बड़े से बड़ा ग्राहक हो, ये दोनों लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट लेना और देना ये दोनों प्रीफर कर रहे हैं। ऐसे में 1 अप्रैल से जब नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो रहा है तो उस नए वित्त वर्ष पे यूपीआई के कुछ नए नियम लागू होंगे। उस नए नियम को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ ही साथ 1 मई से जो है जो एटीएम के थ्रू हम कैश निकालते हैं उस कैश पे जो है चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 2 चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि 1 अप्रैल से जो यूपीआई का नया नियम है वो क्या कहता है और 1 मई से जो एटीएम से हम कैश निकालते हैं उस कैश पे जो चार्ज लगते हैं उस चार्ज को बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में हो सकता है कि आप के या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी यूपीआई आईडी को भी बंद कर दिया जाए, तो उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक संस्था जिसका नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई एक संस्था जिसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिसके अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं और इसका काम क्या है, जो रिटेल पेमेंट होते हैं अर्थात जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं भारत में उसको करना और उसके साथ ही साथ जो उसके सेटलमेंट को करना, मतलब अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सेटल भी करना, इसी का उद्देश्य है। और इसको बनाया गया था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात जो भारत का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा, और उसके साथ साथ मिलकर के इंडियन बैंक एसोसिएशन जो आईबीए है उसके द्वारा बनाया गया था। और बनाया कब गया था, इसको 2007 में बनाया गया था। और इसके लिए जो एक एक्ट लाया गया था उस एक्ट का नाम था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और इस एक्ट के तहत ही जो है इसको बनाया गया था एनपीसीआई को। ठीक है, और यह जो बनाया गया था तो इसको नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कोई प्रॉफिट के उद्देश्य से इसको नहीं बनाया गया था। और इसको जो रेगुलेट किया जाता है अर्थात जो एनपीसीआई है इसको जो रेगुलेट किया जाता है वो कंपनी एक्ट 1956 अर्थात इसको एक कंपनी के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि न्यू यूपीआई रूल रिगार्डिंग मोबाइल नंबर्स टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 अर्थात 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो रहा है उस तब से जो है यूपीआई की जो नया रूल होगा वो लागू हो जाएगा। इसमें कहा गया है जो एनपीसीआई है जिसके बारे में भी बताया है कि उस एनपीसीआई के द्वारा जो है एक अनाउंसमेंट अर्थात डायरेक्टिव जो है अनाउंस किया गया, और उस अनाउंस में ये कहा गया है कि हम जो है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट आप किसी एक अकाउंट में करना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को करना चाह रहे हैं और चला किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा है, तो इसी चीज को देखते हुए जो एनपीसीआई है या जो एक डायरेक्टिव अनाउंस किया और उस अनाउंस के बाद ये कहा जा रहा है कि हम जो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं अर्थात जो अकाउंट है वो ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में भेजा जा रहा है उसी में जाए, किसी दूसरे व्यक्ति में न जाए। तो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहती है और इफिशियंसी को जो है बढ़ाना चाहती है, और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और इस गाइडलाइन का उद्देश्य है कि जो ट्रांजैक्शन एरर हो जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन जो एरर शो करता है, और जब ट्रांजैक्शन एरर शो करता है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर या तो आउटडेटेड हो गया है या तो वही मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अब दे दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो है ये ट्रांजैक्शन एरर रहता है और उसको भी इसका उद्देश्य क्या है, उसको रिड्यूस करना है अर्थात कम करना है। और जो न्यू गाइडलाइंस है वह बैंक को और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अर्थात पीएसपी जिसको बोलते हैं, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनको, और जो थर्ड पार्टी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइडर है सच है जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम हम लोग करते हैं, जिस ऐप का यूज करते हैं, उनको इन सब चीजों को क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि द बैंक्स एंड पीएसपी ऐप शैल यूज द मोबाइल नंबर्स। मतलब यह है कि यहाँ पर शैल का यूज किया गया है कि मतलब उनको एक करना ही होगा। क्या करना होगा उसके बारे में बताया गया कि मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट एक तैयार करना होगा और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। और इसके तहत जो है इस लिस्ट के तहत जो है इनको क्या करना होगा कि जो उनका डेटाबेस होता है, जो उनके पास जानकारी होती है, उस जानकारी को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। और यहाँ तक कि उसको रेगुलर इंटरवल पे बोला गया है, और नहीं अगर रेगुलर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में जो है एक बार इसको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। मतलब कि जो बैंक है और जो पीएसपी अर्थात जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनको एक मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट तैयार करना होगा, और उस लिस्ट को जो है हर एक हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में एक बार उसको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा कि क्या सबके जो डेटा है वो सही है कि नहीं। अगर किसी के डेटा जो परिवर्तित हो गया है तो क्या उसके केवाईसी कराए गए हैं कि नहीं करवाए गए हैं, उससे संबंधित जो है उनको डेटा तैयार करना होगा। वीक में कम से कम एक बार करना ही होगा। ठीक है, जैसे द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डीओटी जिसको कहते हैं, उसके गाइडलाइंस के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर के थ्रू अगर
उसमें कोई रिचार्ज नहीं कराया गया 90 दिन के अर्थात 3 महीने तक, तो उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाता है। और जबकि जब जो अकाउंट नंबर आपका है, उस अकाउंट नंबर उस नंबर को आपने दिया लिंक करने के लिए, तो उस लिंक करने के बाद अगर 90 दिन तक उसमें रिचार्ज नहीं कराते हैं तो इस कंपनियों को यह अधिकार होता है कि वो कंपनी जो है ये नंबर किसी और दूसरे व्यक्ति को क्या कर दे सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। और जब दे देगी तो पेमेंट आपको, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट जो है नंबर के थ्रू किया जाता है, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस नंबर को यूज कर लिया और उसके थ्रू अगर यूपीआई बना लिया तो वो पेमेंट जो है सीधे उस व्यक्ति के अकाउंट में जाता है, अगर वो नंबर के थ्रू करता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो है सरकार ने कहा है कि ये जो है बैंक्स एंड पीएसपी जो है इनको ये मोबाइल नंबर इवोकेशन लिस्ट एक तैयार करना होगा और इस लिस्ट के थ्रू जो है हमेशा उनको अपडेट करना होगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइबर मेक्स नो कॉल्स, सेंड्स नो टेक्स्ट एंड डज नॉट यूज मोबाइल डेटा, मतलब कि जो रिचार्ज नहीं कर रहा है तो उसको कॉल भी नहीं कर रहे हैं और कोई मैसेज भी न प्राप्त कर रहे हैं न सेंड कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ वो डेटा को भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वो या तो डीएक्टिवेट हो जाता है, और अगर कंपनी द्वारा डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और या तो फिर कंपनी चाहे तो उसको 90 दिन का, उसकी कुछ ऐसी भी सीमा है कि 90 दिन से ज्यादा दिनों तक किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ रिचार्ज कराना पड़ता है, तो ठीक है। तो अगर 90 दिनों तक वो रिचार्ज नहीं कर रहे हैं और कोई टेक्स्ट मैसेज या डाटा का यूज नहीं करते हैं, तो ये कंपनियों को अधिकार होता है कि उस नंबर को किसी दूसरे को क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। और जब अलॉट कर दिया जाता है तो पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति में के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो अकाउंट में अगर उस नंबर को ले करके अपने वाले अकाउंट में ऐड कर दिया फिर से, मतलब दूसरा व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति के पास पहले था और उस व्यक्ति ने बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं करा, तो उसका अकाउंट वो नंबर बंद कर दिया जाएगा 3 महीने के बाद, और अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा, और वो व्यक्ति जो है अगर लिया करके वो अपने अकाउंट नंबर में उस नंबर को ऐड करा देता है, तो अब सारे जो होंगे, और उसके थ्रू अगर यूपीआई आईडी बना लेता है, तो उस यूपीआई आईडी के तहत जो है या उस नंबर के थ्रू अगर पेमेंट प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति ने, जो पहले वाला व्यक्ति था, उसको नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहेगा तो वह पेमेंट उस व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति के अकाउंट में न जाकर के उस दूसरे वाले व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि अब सिम जो है उसके पास एक्टिव हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पर एक चीज बताया गया कि जो रिसाइकिल्ड या चर्न आउट नंबर्स क्या होते हैं, कि वही जो अभी बताया कि जो टेक्स्ट मैसेज नहीं प्राप्त कर रहा है या जो वो डाटा का यूज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो कंपनियों का अधिकार होता है कि 90 दिनों के बाद वो क्या कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति को नंबर दे देते हैं, और जब नंबर दे देते हैं तो उन डाटा को जो प्राप्त करते हैं, मतलब जो आप क्लियर डाटा उनके पास है वो, या जो नंबर उनको मिला हुआ है, उसी को कहा जाता है कि रिसाइकल्ड या चर्न आउट नंबर्स, वो सारे हो गए, मतलब जो इस समय क्लियर है कि नहीं इस व्यक्ति के ही ये नंबर है, वही चीज बताया गया। और इसके साथ ही साथ 1 मई 2025 से जो है आरबीआई के द्वारा जो इंटरचार्ज फीस होता है, जो एटीएम से पैसा हम निकालते हैं तो उस पर इंटरचार्ज फीस लगता है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, 1 मई से चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आरबीआई हैज रेज्ड इंटरचार्ज फीस ऑन एटीएम विथड्रॉ एंड व्हिच विल मेक इट मोर कॉस्टली टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स इन इंडिया स्टार्टिंग मई 1 to 2025, अर्थात 1 मई 2025 से जो है एप्लीकेबल होंगी, और अर्थात जो आप कैश अगर निकालते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। इंटरचार्ज फीस असल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, एक कस्टमर है जो एचडीएफसी बैंक का, उसके पास जो है एटीएम कार्ड है, ठीक है, एटीएम कार्ड उसके पास जो है एचडीएफसी बैंक का, अर्थात वो जो है उसका अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक में है, ठीक, और वह किसी एक एटीएम में जाता है और वह एसबीआई के एटीएम में चला जाता है, और जब एसबीआई के एटीएम में जाता है तो ये सर्विस किसका ले रहा है, एसबीआई के एटीएम का सर्विस ले रहा है, जबकि कार्ड उसके पास किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। तो जो एचडीएफसी बैंक है, इसको जो है एसबीआई वाले एटीएम को जो है वो चार्ज देना पड़ेगा, और वो चार्ज जो किस पे लागू हो जाता है, वो चार्ज जो है एचडीएफसी बैंक जो है वो किससे लेता है, वो ग्राहक से ही लेता है, जो कस्टमर होता है उसी से लेता है। और ये चीजें सामने कब आए, जब व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं। जो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि जैसे कुछ ऐसे हैं जिसके पास अपना बैंक नहीं है, लेकिन वो अपना जैसे एटीएम लगा करके रखे, जैसे इंडिकैश जो टाटा का एक जो है एटीएम है, जबकि उसके पास बैंक अपना नहीं है, तो वह इंडिकैश के क्या है वो लगा करके रखा है, और उसने कहा है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट अफेक्टिंग, मतलब जो ऑपरेशनल चार्ज होते हैं, जैसे हमको वहां पे कर्मचारी रखना पड़ता है या और चीजें जो सर्विसेज देनी होती हैं, वो हमको महंगा पड़ता है। इसलिए जो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे इंटरचार्ज फीस है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। इसी को देखते हुए आरबीआई ने इसको बोला था,
तो ये चीजें क्या होगी, हाउ मच मोर विल कस्टमर पे, मतलब आपको अच्छे क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा आपको कितना पे करना पड़ेगा और पहले कितना पे करना पड़ता था। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि अगर जो कैश अगर निकालते हैं तो 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको अब देना पड़ेगा। पहले जो देना पड़ता था वो केवल 70 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना पड़ता था। वही जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो इस पर जो है आपको 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा, और यह जो पहले क्या था 6 रुपए था। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैश निकालते हैं तो 19 रुपए अब देना पड़ेगा, जो कि पहले 17 रुपए था। और अगर केवल आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको 7 रुपए देना पड़ेगा, जो पहले 6 रुपए देना पड़ता था। ठीक है। और फर्दर इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो ये चाहती है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल माध्यम से पेमेंट करें। वो ये नहीं चाहते हैं कि कैश जो है विड्रॉ करें, तो इसीलिए जो है इस पे चार्ज बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और वो चाहती है कि जो डिपेंडेंसी है ऑन कैश बेस्ड पेमेंट्स है उस पर ये कम करना चाहती है, उसको रिड्यूस करना चाहती है। और इससे यह जो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और जो है कन्वीनियंट भी होगा। इसलिए इस चीज को जो है सरकार हमेशा प्रमोट करने का प्रयास करती है और आरबीआई भी हमेशा प्रमोट कर रही है। और जो डिजिटल बैंकिंग होता है इसके तहत जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप किसी भी समय कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास फोन होता है तो उस फोन के थ्रू आप रात को 12 बजे पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट हो जाता है, और रिसीव भी करना चाहते हो तो रिसीव भी हो जाता है। तो यह जो है एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल विजिट टू बैंक्स और एटीएम। जैसे जो फिजिकल रूप में आप वहां पे जाते हैं, एटीएम चले जाते हैं या तो बैंक चले जाते हैं, सरकार इस चीज को चाहती है कि वो कम से कम किया जाए, बहुत कम किया जाए। इसके लिए जो है आरबीआई के द्वारा ये सब चीजें बढ़ाई जा रही हैं। और आप जो डिजिटल पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, विथ यूपीआई के थ्रू करते हैं या मोबाइल बैंकिंग के तहत करते हैं, या व्हाट्सएप बैंकिंग भी अब आ गया कि आप व्हाट्सएप के तहत भी जो है वो पेमेंट कर पाते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर पाते हैं। और इसमें गवर्नमेंट के जो उद्देश्य है क्या, वो उद्देश्य यही है कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश ट्रांजेक्शन। जो अभी बताया कि जो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है उस कैश ट्रांजेक्शन पे जो है डिपेंडेंसी को कम करना है। सरकार का अल्टीमेट उद्देश्य यही है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फ्री ट्रांजेक्शंस आर अलाउड एज पर आरबीआई। ऐसा नहीं है कि आप जितना ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आपके पास जो एटीएम कार्ड अगर एचडीएफसी का है और आपने एसबीआई का सेवा लिया है एसबीआई के एटीएम में जाकर के, तो ऐसा नहीं कि आपके हर एक ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगता है। उस पे कुछ चीजें ऐसा है जो फ्री कर दी गई हैं। तो वही यहाँ बताया गया कि कितने तक फ्री रहता है, मतलब आपको एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड लेकर के अगर एसबीआई में जाते हैं तो कितने लिमिट तक आपको फ्री रहता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर 10 2014 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, और उस सर्कुलर में बताया गया कि नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शंस इन ए मंथ फॉर अदर बैंक्स एटीएम्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 3। मतलब कि पहले जो है अगर एक व्यक्ति का अकाउंट किसी दूसरे एटीएम दूसरे बैंक का है और किसी दूसरे एटीएम का यूज कर रहा है, जाकर पैसा निकाल रहा है, तो उसको पहले जो है 5 था, मतलब 5 बार जो है फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता था। अर्थात जो पहले 70 रुपए कटता था वो नहीं कटता था अगर 5 तक करता था, लेकिन उसको अब कम कर दिया गया। कितना किया गया, अब 3 कर दिया गया। और इस 3 में अर्थात क्या है, 3 में दोनों चीज शामिल, इंक्लूडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब कि अगर आप 3 बार यूज करते हैं, मतलब यह है कि अगर आप पैसा एक बार निकाले और 2 बार मिनी स्टेटमेंट चेक किए तो भी आपका जो है 3 बार काउंट कर लिया जाएगा। और इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आप पे जो है 19 रुपए चार्ज कटेगा, मतलब चौथी बार से आपको 19 रुपए चार्ज कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी however फ्री एटीएम ट्रांजेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर एटीएम्स एट मेट्रो लोकेशन। जो मेट्रो वाले लोकेशन, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहां पर जो है ये 3 टाइम्स है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया और हैदराबाद हो गया। यहाँ पर अगर जो है एक व्यक्ति का एटीएम किसी और बैंक का है और किसी दूसरे एटीएम में जाकर के यूज कर रहा है तो वहां पर 3 टाइम्स जो है आपको फ्री होगा। और चौथी बार जैसे अगर हैदराबाद में कोई व्यक्ति अगर है, अगर किसी दूसरे एटीएम में जाकर के उसका सर्विस लिया है, तो जैसे ही चौथी बार वो लेगा तो उसको 19 रुपए चार्ज कटेगा। मतलब अगर कैश निकालता है तो 19 रुपए कटेगा, और अगर वो केवल मिनी स्टेटमेंट निकालता है तो 7 रुपए कटेगा। और अगर इसी प्रकार और आगे बढ़ता है, जैसे चौथी, 5वीं, 6वीं, तो उसका उसी प्रकार 19 रुपए जो है वो कटता ही रहेगा। ठीक है। However, free ATM transactions at other banks remain 5 at their location except those mentioned above। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनके अलावा अगर
कोई भी और जगह है तो वहां पर जो है आपको 5 टाइम्स जो है वो आपको ये मिलता है कि आप जो है फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसे ध्यान देने की बात है कि वहां पर जो दोनों चीजें लागू होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल का मतलब हो गया कि आपने जो मिनी स्टेटमेंट निकाला या बैलेंस इंक्वायरी किया है उसको भी काउंट किया जाएगा, और जो आप कैश निकालते हो तो काउंट किया ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कैन एटीएम चार्जेस भी लेव्ड ऑन फेल्ड ट्रांजेक्शंस। मतलब ये कह रहा है कि जो आप कभी कभी ऐसा आप देखे होंगे कि जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन जो है एटीएम में आप गए और वो जो है किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो फेल बता दिया, जैसे वहां पे हार्डवेयर की वजह से हो सकता है, सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकता है, या कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से हो सकता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स हो सकता है। और ऐसे वजह से अगर जो कभी आपको वो फेल अगर दिखा रहा है तो क्या वह जो है वो काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे 3 बार बोला है जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, या जो अन्य एरिया में जो है 5 बार बोला है, तो क्या वो जो फेल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है वो उसको काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने अर्थात जो आरबीआई है उसने एक सर्कुलर जारी किया जो 14 अगस्त 2019 को, और उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया, मतलब ये स्पष्ट किया कि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से या नॉन अवेलेबिलिटी मतलब अगर कैश नहीं है वहां पर और उसके वजह से अगर ऐसा कोई दिक्कत आता है तो शैल नॉट बी काउंटेड एज वैलिड एटीएम ट्रांजेक्शन, अर्थात उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपने 3 बार वैसे सर्विसेज ले लिया है और चौथी बार में अगर ऐसा कुछ बता रहा है कि जैसे उसमें कैश नहीं है या हार्डवेयर को प्रॉब्लम आ गया या सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम आ गया और आपका जो विड्रॉ नहीं हुआ या और कुछ चीजें नहीं हुई, तो वो जो है उसको आपका अटेम्प्ट में काउंट नहीं किया जाएगा, अर्थात तीसरी चौथी पांचवी बार में वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही सब था आज के मैटर। तो 1 अप्रैल से जो है वो यूपीआई से संबंधित कुछ नियम परिवर्तित होने वाले हैं और 1 मई से जो है वो बैंक के जो एटीएम है उस एटीएम से जो चार्ज होते थे उसमें परिवर्तन होना। ये चीज याद रखने वाली बात है कि कम से कम आप 3 ट्रांजेक्शन कहीं पर भी, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो चाहे या आप किसी लोकल एरिया में हो, तो वहां पर जो है 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलता है। मतलब एक व्यक्ति का एटीएम किसी दूसरे अकाउंट दूसरे बैंक का है और एटीएम किसी दूसरे का सर्विस अगर ले रहा है तो उस समय ही केवल कटता है। ऐसा नहीं कि अगर यूनियन बैंक का हमारा अकाउंट है और यूनियन बैंक में यहाँ अगर चौथी बार जा रहे हैं, 5वीं बार जा रहे हैं, 6वीं बार जा रहे हैं तो वहां पे हमारा जो है वो पैसा कटेगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें नहीं कटता है। लेकिन अगर किसी दूसरे का एटीएम अगर दूसरे बैंक का है और अगर सर्विस किसी दूसरे एटीएम से ले रहे हैं तो उस समय जो है वो पैसा कटता है। ठीक है, यही मैटर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।